आज हमें क्या शुरू करना है। कल तो हम पढ़ लिए थे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.1। आज हमें शुरू करना है प्रश्नावली 1.2। कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका बेसिक पहले समझते हैं। प्रश्नावली 1.2 का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 का बेसिक शुरू करते हैं। इसमें अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे p बटा q, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q शून्य न हो। नहीं समझे? समझो। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता कि जहाँ p और q पूर्णांक हो। मतलब मान लें हम दो, तो दो को तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं। दो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। लेकिन एक ऐसी संख्या लो जो p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता कि p और q पूर्णांक हो। जैसे कि हम ले लें √2। √2 को हम p बटा q के रूप में लिख दिए, लेकिन इस प्रकार नहीं लिख पाए कि p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। देखो यहाँ p पूर्णांक नहीं है, q तो पूर्णांक है लेकिन p पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? इसे भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि p और q पूर्णांक हो। देखो यहाँ p पूर्णांक, अरे p पूर्णांक नहीं है लेकिन q पूर्णांक है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता कि p और q पूर्णांक हों। इसी तरह से 1.10100010001000 यह क्या है बटा एक तो लिख ही सकते हैं। तो यह भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, यह p पूर्णांक नहीं है, q तो पूर्णांक है। समझ में आया? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता कि p और q पूर्णांक हो। p बटा q के रूप में लिख देंगे, लेकिन इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे कि p और q दोनों पूर्णांक हो। कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान से सुन लो। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। शून्य लेकिन परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या समझ गए? परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देख लो, कौन कौन से परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण ध्यान से देखो। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण ध्यान से देख लो। क्या? अपरिमेय संख्या के उदाहरण देखेंगे ना। परिमेय संख्या तो हम पढ़ चुके हैं, अब अपरिमेय संख्या उदाहरण कुछ देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता कि जहाँ p और q पूर्णांक हों। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो जहाँ p और q पूर्णांक हो और q कभी जीरो नहीं होता है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या सेम इसका विपरीत, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता हो कि जहाँ p और q पूर्णांक हो और q कभी शून्य न हो, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ अपरिमेय संख्या के उदाहरण देख लो, जैसे कि पाई 3 √3 पाई √3 √16 3.3333 3.145 3.0123 3.321093 76321 7 अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण अब देखते हैं कि कौन कौन अपरिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखो, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √16 यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग होता है। इसका मान हम 4 लिखेंगे, इसका मान 4 आ जाएगा, लेकिन इसका मान 3 तो पूर्ण वर्ग है नहीं कि इसका मान पूर्ण आएगा, लेकिन यह तो पूर्ण वर्ग है, इसका मान पूर्ण आ जाएगा, जैसे कि 16। उसी तरह से ये भी
एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के इस P बटा Q के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे, और ये भी परिमेय संख्या है, इसे भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 0.3 लगाएंगे, 0 हटा देंगे, हो गया P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो दशमलव वाला में कौन कौन परिमेय संख्या हो सकता है, कौन कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो दशमलव के एक निश्चित अंक तक जाकर अगर जो अशांत हो जा रहा है, मतलब कट जा रहा है पूरी तरह से, जैसे कि ये 3.145 दशमलव के एक बिंदु तक एक अंक एक निश्चित अंक तक जाकर यह क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा दशमलव प्रसार जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। और एक जब एक ही अंक बार बार दशमलव के बाद रिपीट होंगे, एक ही अंक बार बार रिपीट होगा तो वह अभी अनंत तक जाए चाहे कहीं तक जाए, लेकिन एक का अंक बार बार रिपीट होगा तो वह अभी क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या कब होगा, जब दशमलव के बाद विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती रहेंगी और वह अनंत तक जाएंगी, एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा, तो ऐसी संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए। अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या समझ गए ना, चलो बताओ इसमें से कौन कौन अपरिमेय संख्या है। 3/2, √7, √15, पाई, 0, बताओ। और एक 3.393276 ... चलो बताओ इसमें कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से देखो, ये P बटा Q के रूप में है और P और Q दोनों पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या हो गया। यह इसे हम P बटा Q के रूप में बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं बना पाएंगे कि P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, क्योंकि P पूर्णांक है नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। यह भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी हम पूरा अंक तो बना नहीं सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P को पूर्णांक नहीं बना सकते हैं। अर्थात √15 क्या है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन एक तो पूर्णांक है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और हम तुम लोग को बताएं कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो पाई भी समझ गया, पाई अपरिमेय संख्या है। शून्य को तो हम बताएं परिमेय संख्या होता है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या। और ये अभी बताएं कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाए और अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देखो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन यह अनंत तक जाएगा, तो यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से पाई का मान भी इसी तरह से जाएगा, 3.14 ... अनंत तक जाता है, इसीलिए हम पाई को क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई को इसीलिए क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। अब लोग हम वास्तविक संख्या देखेंगे। क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं होता है, या कुछ नहीं है। वास्तविक संख्या केवल सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, केवल अंडर माइनस को छोड़कर। अंडर और अंडर के अंदर अगर जो माइनस है, ऐसी संख्याओं को छोड़ दो, और जितनी भी संख्याएं पूरी दुनिया में, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, उन सभी संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे अंडर में माइनस को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। 2 वास्तविक संख्या, -3 वास्तविक संख्या, -7/6 वास्तविक संख्या, √3 वास्तविक संख्या, √15 वास्तविक संख्या, पाई वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या, यह सब क्या है, वास्तविक संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या, परिमेय तथा वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या
कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 9, 3/7, 6/9, -11/2, -1, 0, पाई, √3, √15, √16, √125, ये सब क्या है? सब वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, जब वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बेसिक में और एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, क्या कि हम संख्या रेखा पर √2 को कैसे दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर हम 2, 3, 9 ऐसी संख्याओं को दर्शाएं, कैसे दर्शाते हैं? तो ऐसी संख्याओं को तो आसानी से दर्शा देंगे। सीधा संख्या रेखा बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। अगर जो कुछ कह रहा है कि 2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो इस तरह से बनाएंगे तो संख्या रेखा पर दिखा देंगे। ये 2 को दर्शा दिए। उस तरह से संख्या रेखा पर 3 को इस तरह दिखा देंगे। 4 को अगर जो -2 को दिखाना है तो यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे, इस तरह से दिखा देंगे। चाहे इस तरह से कर सकते हैं, 0 से उठाकर यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, दिखा देंगे। अगर इस संख्या रेखा पर -5 को दर्शाना है तो कुछ नहीं करेंगे, संख्या रेखा -5 इस तरह से लिखेंगे और 1 से 0 से यहाँ तक ला देंगे, माइनस दिखा दिए। लेकिन जब संख्या रेखा पर हमें √2 चाहे √ के किसी भी संख्याओं को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? √2 को या √5 को या √9 को या √6 को या √3 को, ऐसी संख्याओं को जब दर्शाना पड़ेगा तो कैसे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पर इन संख्याओं को हम कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से समझो, संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दर्शाने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के पहले हम समझ ले रहे हैं, क्या? पाइथागोरस प्रमेय को पहले हम समझ ले रहे हैं। तो ध्यान से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हैं, मतलब गणितज्ञ थे। पाइथागोरस क्या थे? गणितज्ञ। उन्होंने आया और एक त्रिभुज का नाम सुने हो ना? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो पाइथागोरस साहब आए और इसी त्रिभुज के बारे में एक कथन कर दिए। पाइथागोरस आए और इस त्रिभुज के बारे में एक कथन कर दिए। उसी कथन को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इसी को लेकर एक प्रमेय बता दी, उसी का नाम हो गया पाइथागोरस प्रमेय। उन्हीं के नाम पर पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान से देखो कौन सा कथन बताएं। अब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। चाहे कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 भुजा होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का नाम अलग अलग होता है। अगर जो ध्यान से देखो कौन कौन किसका क्या नाम है। तो जो 90 अंश के सामने का कोण का भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या? कर्ण कहते हैं। मान लो इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो कर्ण क्या हो गया? BC का नाम क्या हो गया? कर्ण। उसी तरह से कर्ण के बाद अब किसी को भी हम आधार और किसी भी भुजा को लंब मान सकते हैं। किसी भी भुजा को आधार और किसी भी भुजा को लंब। कर्ण तो हो गया, कर्ण के बाद हम किसी भी भुजा को आधार और किसी भी भुजा को लंब मान लेंगे कोण के आधार पर। अगर जो यहाँ पर मान लो थीटा दे दिया है, तब क्या होगा? ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अगर जो यहाँ पर थीटा दे दिया, ये नहीं दिया है, तब ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अगर जो कुछ नहीं दिया है, केवल इतना ही दिया है बस, तो किसी को लंब मान लो, किसी को आधार। तो हम इसको आधार मान ले रहे हैं
और इसे लंब। अब ध्यान से समझो, वो आए तो क्या कहें, एक अपना प्रमेय दे दिए कि कण का जो ये लंबाई है ना, ध्यान से देखो कण सबसे बड़ा है कि नहीं, तो कण की लंबाई क्या कर दें कि इनके और इनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कण की पाइथागोरस आए और क्या कहें, पाइथागोरस आए और कहें इन समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में कि जो कण का स्क्वायर होगा ना वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वो योग के बराबर होगा। क्या कहें, कण का स्क्वायर जो होगा वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि मान लो तुम लोग को एक त्रिभुज दे देगा, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें कण की लंबाई 5 सेंटीमीटर नहीं 12 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई तब ज्ञात करने के लिए कह देगा, 2 दे देगा और तीसरा ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगा कर ज्ञात कर लेंगे। कण का स्क्वायर, कण यही है ना, तो कण का स्क्वायर 144 बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, ये नहीं है कुछ, तो मान ले रहे हैं x होगा, लंब का स्क्वायर 5 × 25 प्लस x का स्क्वायर, इतना कर देंगे। अब यहाँ हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे ना, तो इसे इधर भेजेंगे, कितना जाएगा 100, घट जाएगा, बचेगा कितना 9, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 में 2 जा 1, 119 बराबर x का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा √119, आधार क्या आ गया, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया, जैसा सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से निकाल लेंगे। ये तो 8 में दिया था, 8 में दिया होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ज़्यादा हमें पढ़ाना तो है नहीं, इतना तो समझ ही गए होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस त्रिभुज पर लगता है, समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगता है। उसका कण ज्ञात करने के लिए, चाहे आधार ज्ञात करने के लिए, चाहे लंब ज्ञात करने के लिए, 2 भुजाएं तो दे दिया रहेगा, एक ज्ञात करना रहेगा, तो उसका किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें बात करनी है √2 या √5 या √3 पर। संख्या रेखा पर तुम लोग को कहेगा कि √2 को दर्शाओ, तो कैसे दर्शाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से एक संख्या रेखा खींच लेंगे, उस पर मध्य बिंदु लेंगे, 0 लगा लेंगे और धनात्मक दिशा में एक सेंटीमीटर नाप कर लिख लेंगे, 2 3 4 5। अब हमें क्या दर्शाना है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, एकदम आराम से 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से ले लेंगे, क्या 1 सेंटीमीटर की दूरी, कितना 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और अपने मन से 1 सेंटीमीटर की दूरी इस पर लंबवत खींच लेंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये क्या है 1 सेंटीमीटर और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको मिला देंगे, किसकी फीट की सहायता से मिला दिए। अब ध्यान से देखो, पाइथागोरस प्रमेय बन गया कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज। अब इसका लंबाई हम लोग ज्ञात कर लें, किसका, कण का स्क्वायर, यानी कण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कण की स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं, 1 1 2, और कण का स्क्वायर इधर आएगा तो कण बराबर क्या बचेगा √2 आ गया कि नहीं। अतः कण की लंबाई क्या है, ये वाली लंबाई हमें मिल गई √2, मिल गया कि नहीं। अब कुछ नहीं, हम प्रकार लेंगे, प्रकार समझते हो ना, लंगड़ा प्रकार जो इस तरह से रहता है, इस तरह से गोला बनाते हैं, चाँप लगाते हैं, तो वही लेंगे। तो उसका नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे और इसी तरह से क्या करेंगे, नोक यहाँ पर और पेंसिल को इस तरह से खींच देंगे। जहाँ पर ये जाकर काटेगा वहीं पर क्या हो जाएगा √2 होगा। तो हो गया ना संख्या रेखा पर, दर्शा दिए कि नहीं, दर्शा दिए ना। उसी तरह से √3 को दर्शाएंगे, √3 को दर्शाने के लिए फिर यही स्टेप करेंगे,
लेकिन यह स्टेप आप कई बार करना पड़ेगा। जितनी बड़ी संख्या आएगी उतना ज़्यादा हमें करना पड़ेगा हिसाब से देख कर। अगर जो अपूर्ण वर्ग के बाद होगा तो वह सीधा सीधा हम पूर्ण वर्ग वाला ले लेंगे। जैसे भी बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, 2 के पहले कोई पूर्ण वर्ग है, 1 है ना, इसीलिए हम 1 लिए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, चाहे कड़ी में 1 का मान क्या आता है, 1। उसी तरह से कड़ी में 2 का मान क्या आएगा, नहीं पता। कड़ी में 3 का मान क्या आएगा, नहीं पता। कड़ी में 4 का मान क्या आता है, 2। अगर जो कड़ी में 5 को हमें दर्शाना होगा तो इसलिए हम अब यहाँ संख्या रेखा पर सीधा 2 ले लेंगे। देखो यहाँ पर हम कड़ी में 3 दर्शा रहे हैं, कैसे दर्शाएंगे। कड़ी में 3 को दर्शाना है तो कुछ नहीं करेंगे, 0 1 2, इधर तो बस 1 ही तक जाना है। इस हिसाब से पूर्ण वर्ग बन गया ना ये, इसीलिए हम लोग 3 तक तो 1 ही लेंगे। लेकिन जब 4 आ जाएगा, 4 के आगे का दर्शाएंगे, 4 5 6 7, जब तक दूसरा पूर्ण वर्ग ना आ जाए। जैसे 9 पूर्ण वर्ग है ना, √9, इसका मान 3 आ जाता है ना। तो जब तक यह नहीं आएगा, जैसे कि √8 को दर्शाने के लिए हम सीधा इस पर सीधा 2 मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और इस पर 1 सेंटीमीटर अपने मन से खींच लेंगे और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 दूनी पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। हो गया कि नहीं, इतना √5 नहीं आ गया, √5, ये दोनों मिलाकर 5 हो जाएगा। इधर यहाँ से स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, √। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर √5 को दर्शा दिए। अभी क्या हो गई लंबाई, √5। अब √5 हो गया। अब हमें मान लो अब √6 को दर्शाना है, तो क्या करेंगे, अब फिर इस पर 1 सेंटीमीटर और लंब, इस पर लंब कोण बनाते हुए, यानी लंब खींचते हुए 1 सेंटीमीटर का फिर दूरी ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर का फिर दूरी ले लिए। अब इससे फिर इस तरह से यहाँ मिला देंगे और फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। 1 है, ये √5 है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर, अरे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये 5 2 से अंडर रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये 5 + 1 बराबर 6 आ जाएगा। होगा कि नहीं, 6 हो जाएगा। इधर यहाँ से एक स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये वाली दूरी क्या हो गई, √6। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे। यहाँ जिस तरह से 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर खींचे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे। तो यह 1 सेंटीमीटर। अब इसको जब इस तरह से मिला देंगे तो फिर जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसका, तो ये फिर √60 सेंटीमीटर हो जाएगा, √60 सेंटीमीटर। फिर हमें √8 सेंटीमीटर की दर्शाना था ना, तो फिर 1 सेंटीमीटर अपने मन से खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो फिर इसको मिला देंगे। तब ये दूरी क्या आ जाएगी, √8 सेंटीमीटर, √8 सेंटीमीटर। अब इसको हम हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर, इसलिए अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे और प्रकार का नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ पर, और इस तरह से मिला देंगे। क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर काटेगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, √8। संख्या रेखा पर हमें √8 को दर्शाना था, किसको, √8 को। तो इतना जमेला किए हैं। अगर जो √5 को दर्शाना रहता है तो केवल एक ही बार में हो जाता, सीधा एक बार इस तरह से करते हैं और यहाँ पर कार का नोक रखते हैं, यहाँ पेंसिल का नोक, और इस तरह से काट देते हैं। यहाँ पर √5 हो गया। अगर जो √6 को दर्शाना रहता तब इस तरह से करते, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर फिर इस तरह से कर लेते हैं। जिस तरह से किए हैं इस तरह से बार बार करते हैं और प्रकार की सहायता से इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो जहाँ पर काटता वहीं पर क्या हो जाता, वहीं पर हो जाता √5 या √6 या √7 या √8 या √9 या √10, कुछ भी। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली। क्या, प्रश्नावली। चलो ध्यान से पहला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न पहला क्या है, सत्य और असत्य बताना है। तो प्रश्न पहला का पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, चलो हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं, पाई
3.12579 डट 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 अंत तक। यह अपर में संख्या है √3/2 अपर में संख्या है √3 अपर में संख्या है √6 अपर में संख्या है √12 अपर में संख्या है। सब अपर में संख्या है ना। अब ध्यान से देखो क्या यह वास्तविक संख्या नहीं है ना, क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगे, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। वास्तविक संख्या अपरिमेय तब भी वास्तविक संख्या, अपरिमेय तभी 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 भी वास्तविक संख्या। यानी सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अतः यह कथन सत्य है कि सभी वास्तविक संख्याएं यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या? अब दूसरा क्या कह रहा है? कारण बताना है ना, तो कारण में यही लिख देना, एग्जाम्पल लिख लेना था ना कि हाँ सब। इसका उदाहरण किस तरह? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसे सिद्ध करना। तो सीधे लिख देना कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही कहते हैं। समझ में आ गया? यही लिख देना। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या सत्य है? तो यह असत्य है। संख्या रेखा बना लो, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखो, √m के रूप का प्रत्येक संख्या है संख्या रेखा पर, ये कह रहा है। तो हम देख ले रहे हैं, √1 √2 यानी 4 होता, √9 होता तो 3 हो जाता। अतः इधर वाला तो ठीक है, सभी संख्याएं √ के रूप में हैं, और √ में जो भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इधर का देखें तो √ अगर जो 1 करेंगे तो 1 आएगा, -1 तो आ नहीं सकता है। अगर जो √4 कर दे रहे हैं तो 2 आएगा, लेकिन -2 तो आएगा नहीं कभी, -1 कभी नहीं आएगा, -2 कभी नहीं आएगा, माइनस में तो कभी इवन नहीं करेगा, हमेशा प्लस आएगा। इसीलिए यह क्या है? कथन असत्य। तो समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से समझो एक बार फिर। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो √m के रूप का, यहाँ तो एक √1 का मान 1 होता है और एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह तो कथन सत्य है। फिर दूसरा √2, यह √4 का मान होता है, 2 का मान √4 का मान होता है। अतः यह भी सत्य है, क्योंकि 4 भी परिमेय संख्या है। अरे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। 9 भी प्राकृतिक संख्या है, जिसका मान 9 3 आ जाएगा √ में रहेगा। तो उसी तरह से अगर जो -1 को देखा जाए कि √ में कौन ऐसी संख्या है जिसका मान -1 आ जाए, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका मान -1 आ जाए। और -2 आ जाए तो √ के अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका मान -2 आ जाए। उसी तरह से √3 -3 का मान कैसे आएगा? √ में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका -3 आंसर आए। अतः यह असत्य है। धनात्मक तो आएगा, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं आ सकता है √ के बाद। मतलब √ में जो भी संख्या हो उसका मान, √ में संख्याओं का मान हमेशा प्लस 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 आए, कभी माइनस नहीं आ सकता है। तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या यह है, 3 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है, 7 भी वास्तविक संख्या है, 4 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन यह अपरिमेय, यह परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो हम केवल यह नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, चाहे अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि यह दोनों से मिलकर बना होता है। अगर जो हम कह रहे हैं कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, तो 3 कहाँ से इसमें आ गया? वास्तविक संख्या है ना, लेकिन परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो है नहीं। तो यह कथन क्या है? असत्य है। तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। अरे दूसरा क्या है? अब प्रश्न 2 क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक
दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि अंडर रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं क्या? कुछ ऐसी संख्या बताओ जो परिमेय हो। तो हम जान रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। अंडर रूट के अंदर की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं क्या? प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर की क्या सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं? अगर परिमेय होती हैं तो उनका उदाहरण देकर समझाओ। तो हम लोग जान रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं होगी वो हमेशा अपरिमेय ही नहीं होगी। उसके अंदर जब संख्या कोई होगी तो वो अपरिमेय भी हो सकती है। अंडर रूट अंदर वाली संख्या क्या होती है? अंडर रूट वाली संख्याएं हमेशा अपरिमेय नहीं होती हैं, वो अपरिमेय भी हो सकती है। जैसे अंडर रूट 3 का यह अपरिमेय है, लेकिन अंडर रूट 9 क्या है? परिमेय है। जैसे कि अंडर रूट 9 का मान 3 आ जाएगा तो 3 को एक पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे और पी और क्यू गुणांक हो जाएगा। लेकिन इसको पी बटा क्यू के रूप में इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे कि जहाँ पी और क्यू गुणांक होता है यह अपरिमेय हो जाएगा या परिमेय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे अंडर रूट 9 उदाहरण भी पूछा है ना कि एक उदाहरण लेकर बताओ कि यह परिमेय भी होता है। तो सीधा एक उदाहरण ये ले लेंगे, या तो अंडर रूट 25 ले लेंगे, या तो अंडर रूट 16 ले लेंगे, या तो अंडर रूट 4 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे और इसका मान तो आ जाएगा 5। अंडर रूट 4 या अंडर रूट 2 यही दिखा देंगे कि यह परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट वाली संख्या परिमेय संख्या भी होती हैं। समझा गया? इस प्रश्न का मतलब क्या है? प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है क्या अंडर रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं? तो अंडर रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, परिमेय भी होती हैं। जैसे इस तरह से दिखा देना, ये सब क्या है? परिमेय, लेकिन यह वाली अपरिमेय। समझ में आ गया? अब प्रश्न 2, अब प्रश्न 3 देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 किस प्रकार निरूपित करेंगे। आओ, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित करना है। किसको? अंडर रूट 5 को। तो देखो अंडर रूट 5 किसके बाद है? 4 के बाद है ना। 4 का मान हम जान रहे हैं कि 2 आता है। अंडर रूट 4 का मान क्या आता है? 2। इसलिए हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4। अब हम 2 तक इस पर खींच लेंगे और अपने मान से 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे और इसको मिलाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5। क्योंकि ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 4, अरे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर ही तो कर्ण का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 हो गया ना। तो यही दूरी क्या होगी? अंडर रूट 5। अब इसको प्रकार की सहायता से इस तरह से जब काट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कट रहा है और वहाँ पर जो कटेगा वही क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5। समझ आ गया? अंडर रूट 5 को कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर? पीछे बताया ना, उसी तरह से दर्शा लेंगे। अब ये तुम लोग को करना है। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल वाला समझ कर करना। जिस तरह से करते जाना एक इसी तरह से बन जाएगा। षष्ठभुजाकार बनेगा, उसमें बहुत सी भुजाएं हो जाएंगी। इसी तरह से एक बनेगा सर्पिला बनेगा, कहाँ है किसी गोला टाइप ही बनेगा। इस तरह गोला रहेगा लेकिन उसमें भुजाएं की तरह ये रहेंगी। समझ में आ गया? हाँ, ऐसा ही बनेगा। इसे जब करोगे तो कर लेना, अपने मन से इसे करना है। ऐसा बनेगा, इसे कर लेना तुम लोग। जो कह रहा है सेम उसी तरह से करते जाना बन जाएगा।